Good morning, students. Now we are going to see part number 5 of chapter 14, Sources of Energy, and the most important topic, that is nuclear energy. Myself, Bipin Reshamwala. Let's proceed. Nuclear energy. The energy of the nucleus of an atom. Now, every atom doesn't produce energy of its kind, but some of the radioactive elements, such as uranium, plutonium type atoms, which are having unstable, we can say, nucleus, that type of atom emits radioactive radiations and they are unable to remain stable. तो जो पर्टिकुलर एटम स्टेबल नहीं होते हैं, जो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और सिर्फ डिसइंटीग्रेट नहीं होते, यानी डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटते नहीं है, वो बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. So let's see nuclear energy. Nuclear energy are of two types. Means energy is one, and process are of two types to obtain nuclear energy. There is nuclear fission, FISSION, and nuclear fusion, that is FUSION. So let's proceed. How is the nuclear energy generated? In a process called nuclear fission, the nucleus of the heavy atoms such as uranium or plutonium और थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, काफी हैवी एलिमेंट्स होते हैं. व्हेन बॉम्बार्डेड विद अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स कैन स्प्लिट, यानी टूट जाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, अपार्ट इनटू अ लाइटर न्यूक्लियाई. अब यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा है. ये है एक न्यूट्रॉन, लो एनर्जी न्यूट्रॉन. When this neutron is bombarded on a uranium, ये यूरेनियम का एटम है, एक एटम है. यूरेनियम का जो एटम है उसका एटॉमिक मास है 235 और उसका एटॉमिक नंबर है 92. सो जब यूरेनियम पे लो एनर्जी न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्ड किया जाएगा, ऑलरेडी जो ये यूरेनियम है बच्चों, इट इज़ वेरी अनस्टेबल. इसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, रेडिएशन एमिट करता है. जब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जब इस एटम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो ये जो यूरेनियम है वो दो पार्ट यानी कि क्रिप्टन एंड बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट ये प्रोसेस का मेन हिस्सा नहीं है. प्रोसेस का मेन हिस्सा है व्हेन दिस हैवी न्यूक्लियस is split to form two lighter nucleus. Along with it, 2 to 3 neutrons are also emitted. 2 से 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं. तो ये 2 से 3 न्यूट्रॉन फिर क्या करेंगे? जो ये एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम के ऊपर बॉम्बार्ड किया था, तो वैसे ही एक छोटा सा अगर मास ले लेंगे यूरेनियम का, तो उसमें तो करोड़ों एटम होते हैं. तो सिमिलरली ये जो एक में से 3 न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए, वो वापस से बॉम्बार्डमेंट कराएंगे 3 यूरेनियम एटम्स पे. अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ये 2 में स्प्लिट होगा, इसमें से वापस 3 न्यूट्रॉन स्प्लिट होंगे, वापस ये 3 न्यूट्रॉन जो है 3 यूरेनियम पे स्प्लिट होंगे, एंड सो ऑन. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाएगा. एट एवरी स्टेज बच्चों, एट एवरी स्टेज, whenever the uranium atom splits, a tremendous amount of heat energy is released. और ये हीट एनर्जी को वाटर बॉयल करने में यूज किया जाता है. बॉयलर्स होते हैं बड़े बड़े, एंड देन यू आर नोइंग जो स्टीम होता है उसको टरबाइन पे डाला जाएगा, एंड देन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाएगा. सो वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर देयर विच आर रेडियो एक्टिव. इस टाइप से उनका चेन रिएक्शन होता है. बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नहीं होता. ये एनर्जी सोर्स है, बट ये तो अनस्टेबल हो जाएगा. यू कैन सी एक एटम से ही 3 एटम निकल रहे हैं यहाँ पे, 3 से 9 निकलेंगे, 9 से फिर 27, 27 से 81, एंड सो ऑन. ये प्रोसेस तो चलता जाएगा. ये तो एंडलेस प्रोसेस है. और अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया तो ये फटेगा. तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फटा था 1945 में, दैट वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब. और वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो डिस्ट्रक्शन हुआ आप सभी को पता है किस तरह से हुआ था. तो ये एक अनकंट्रोल वे में है. बट जो साइंटिस्ट लोगों ने जो डिज़ाइन किया है न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें ये कंट्रोल कंडीशन में होता है. तो कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है? ये एक यूरेनियम जो 2 से 3 न्यूट्रॉन निकाल रहा है ना, तो उसमें से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को पास होने देगा, बाकी के 2 न्यूट्रॉन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय एब्जॉर्बर्स. तो होगा क्या? फिर एक से एक न्यूट्रॉन निकलेगा, बाकी के 2 तो एब्जॉर्ब हो गए. तो ये जो एक न्यूट्रॉन है सिर्फ एक ही यूरेनियम पे स्ट्राइक कर पाएगा, बाकी के नहीं. तो अगेन
ये जो 2 यूरेनियम यहाँ पे साइड पे स्ट्राइक होने वाले थे अब नहीं होंगे, तो वन ऑन वन करके प्रोसेस जाएगा, जिसमें हीट एनर्जी तो रिलीज होगी बट कंट्रोल कंडीशन में होगी। तो यही प्रिंसिपल को लेके न्यूक्लियर रिएक्टर यानी पावर स्टेशन बनाए गए हैं। लेट्स सी। तो डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर फिशन की? फिशन यानी टूटना। क्या टूट रहा है बच्चों? तो एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है, दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड along with this tremendous amount of heat energy is released. The nucleus of the heavy atoms such as uranium and plutonium or thorium, when bombarded with a low energy neutron, can be split apart into lighter nuclei. When this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual product. इसका मतलब अच्छे से समझो बच्चों। यूरेनियम का जो मास है 235 है, जबकि क्रिप्टन और बेरियम का मिला के 235 से अगर कम होता है, से फॉर एग्जाम्पल 232 अगर होता है, तो 235 से 232 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट्स हुआ। तो ये जो मास डिफेक्ट है ना बच्चों, ये मास डिफेक्ट कन्वर्ट होता है मास से एनर्जी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द वेरी फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, और इसी के हिसाब से एनर्जी जो है बहुत सारी ऑब्टेन होती है। तो ये किसी भी आम एटम में पॉसिबल नहीं है, ये कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ही इस तरह से हो सकता है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है। द फिशन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम फॉर एन एग्जाम्पल प्रोड्यूस 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of the carbon from coal. आप सोच सकते हो, कोल को जलाएंगे उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा, 1 मिलियन यानी कि 10 लैक्स होता है, यानी कि 100 लैक्स यानी कि 1 करोड़ टाइम्स ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक यूरेनियम का एटम, कंपेयर टू 1 कोल एटम, 1 कार्बन एटम। एक यूरेनियम एटम 1 करोड़ ज्यादा टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सोच सकते हो कि कोल को जलाने में और यूरेनियम से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में कितना डिफरेंस है। बट इसका यूरेनियम को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें से रेडिएशन लीक होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज लीक होता है। और अल्फा बीटा तो ठीक, बट जो गामा रेज है, ये गामा रेज हमारे स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स, क्रोमोसोम्स को, डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए इसका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अपने इंडिया में सिर्फ 6 जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सच अ न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल यानी कि यहाँ पे यूरेनियम की बात कर रहे हैं, कैन बी अ सेल्फ सस्टेनिंग फिशन चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन हुआ, सेल्फ सस्टेनिंग, यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में होगा। दैट रिलीज एनर्जी एट द कंट्रोल रेट। कंट्रोल रेट का मतलब मैंने आपको बताया बच्चों, कि जो 2 से 3 यूरेनियम न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इस प्रोसेस में, उसमें से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाएगा, बाकी के 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। The release energy can be used to produce steam and further generate electricity. तो steam production करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होगी steam? यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हीट है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी जो है उसको वाटर बॉयलर्स के करीब से पास करेंगे, जो कि वाटर बॉयलर्स को बॉयल करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, एंड स्टीम को टरबाइन की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। In the nuclear fission, the difference in the mass, that is delta M, between the original nucleus and the product nuclei get converted into energy, that is E, at the rate governed by the famous equation E equal to delta mc square, first derived by scientist Albert Einstein in 1905, where c is the speed of light in vacuum, जिसकी वैल्यू है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। c जो है इसमें c स्क्वायर, इसमें c जो है वो लाइट की स्पीड है, यानी कि 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि डेल्टा m जो है वो मास डिफरेंस है। यूरेनियम से क्रिप्टन और बेरियम का जो मास डिफरेंस है, जो भी यूनिट, जितने भी यूनिट्स का होगा, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा m वैल्यू। In nuclear science, energy is often expressed in the unit electron volt, EV के फॉर्म में न्यूक्लियर साइंस में एनर्जी को मेजर किया जाता है। जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपने जूल्स को लेते हैं, किलोवाट आवर को लेते हैं,
तो वैसे ही न्यूक्लियर साइंस यानी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी मेजर करते हैं। तो एक रिलेशन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये बहुत ही छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के कंपेयर में। इट इज इजी टू चेक फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट जो मास डिफेक्ट हुआ is equivalent to about 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो कितनी सारी एनर्जी सिर्फ एक एटम देता है। तो वो इक्वेशन यहाँ मैंने आपको करके बताया और कहीं पे भी आपको ये देखने नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी किस तरह से ये होता है, ध्यान देना बच्चों। मास ऑफ द यूरेनियम एटम और जो उसका मास डिफेक्ट हुआ डेल्टा एम, ये है, इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना है। ओके, स्पीड ऑफ द लाइट हमको पता है c 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 और ऊपर क्या है स्क्वायर। इसका स्क्वायर को हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 10⁻8 का डबल क्या हो जाएगा 10⁻16 और ये आगे की वैल्यू एज इट इज ही है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो जो एनर्जी आएगी वो जूल्स में आएगी। कितनी आएगी 14.9 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स आएगा। अभी तक ये जूल्स में आया है, हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। यू कैन सी हियर वी आर नोइंग 1 EV इक्वल टू 10⁻⁻19 जूल्स। हमने अभी ये इक्वेशन में देखा ऊपर। तो कितनी EV, हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू दिस 14.9। ये जो 14.9 की वैल्यू जो हम लाए तो इतनी जूल्स का कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सिंपल डिवीजन हो जाएगा 14.9 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9.31 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये -19 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा और ये 14.9 डिवाइड करेंगे 1.608 से तो अप्रॉक्स 9.31 वैल्यू आती है। अब यहाँ पे 10⁻8 है, इसके दो पावर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻2 तो 931 हो गया, डेसिमल 2 हट गए और क्या बचा 10⁻6 EV। व्हाट इज 10⁻6? 10⁻6 यानी कि मेगा होता है। 10⁻6 किसको बोलते हैं, मेगा को बोलते हैं। तो ये 10⁻6 निकल जाएगा, उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा कैपिटल M विच स्टैंड्स फॉर मेगा EV। तो 931 मेगा EV इज द एनर्जी obtained from 1 मास डिफेक्ट ऑफ यूरेनियम। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये तो सोचो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एटम की इतनी एनर्जी है, ऐसे करोड़ों एटम की एनर्जी अगर मिला है तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बट इसमें रिस्क जैसे मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दैट वाज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इंडिया में 6 प्लेसेस पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस तरह के और जो काफ़ी कंट्रोल कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड एट तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, कोलपाकम इन तमिलनाडु, नडोरा इन यूपी, काकरापाड़ इन गुजरात में भी है एंड कईगा दैट इज इन कर्नाटक हैव इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ लेस देन 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अवर कंट्री। 6 ही जगह पे है और सिर्फ 3% अपनी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ये कवर अप करते हैं। करना चाहे तो पूरी की पूरी कंट्री की कर सकते हैं बट जैसे मैंने बताया इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electricity power needs from nuclear reactor। बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है जो जैसे जर्मनी वगैरह जैसी कंट्रीज है तो वो सारी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का ज़्यादा यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया करते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि इसके रिस्क हैं, तो इसके रिस्क क्या हैं तो लेट्स सी। द मेजर हैजार्ड्स यानी कि इसके डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज दैट स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट यूज फ्यूल दैट इज यूरेनियम स्टिल डीकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी रेडिएशन। एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में जो हम यूरेनियम के रॉड्स यूज करते हैं, जो न्यूक्लियर एटम को न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है, तो रॉड्स को यूज करने के बावजूद ये रॉड्स पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगे ना, उसके बाद भी कुछ कुछ एटम्स जो बच जाएंगे ना तो उसमें से भी रेडिएशन लीक होते हैं।
तो उसका स्टोर कैसे करना है और उसको डिस्पोज कैसे करना है, ये बहुत ही बड़ा एक इशू है, क्योंकि उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो इन यूरेनियम रॉड्स को कैसे डिकम्पोज करते हैं या कैसे डिस्पोज करते हैं, तो ज़मीन के बहुत अंदर इनको गाड़ देते हैं ताकि रेडिएशन ऊपर लीक ना हो। Improper nuclear waste storage and new disposal results in environmental contamination. Environment को ये pollute करेगा और gamma rays को spread करेगा. Further, there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation, जो कि बहुत बार ऐसा होता है. The high cost of installation, खर्चा बहुत होता है ऐसे plants को लगाने में, of the nuclear power plant. High risk of environmental contamination, high risk भी है, and limited availability of uranium makes the large scale use of nuclear reactor prohibitive. कि पहली बात तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने में। सेकंड, इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, गलती से अगर ये रेडिएशंस लीक हुए तो आजू बाजू का पूरा शहर सब इसमें आ जाएंगे, पूरा का पूरा स्टेट आ सकता है इसके अंदर, इसकी चपेट में। एंड थर्ड, कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी कंट्री में बहुत ही कम जगह अवेलेबल है, इसलिए वो कंटिन्यूसली सप्लाई जो फ्यूल की होनी चाहिए वो भी पॉसिबल इतनी ज़्यादा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पज। 1945 में बच्चों याद ही होगा, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराए थे, पहला हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 एंड नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 पे बॉम्ब गिराए थे। ये दोनों के दोनों बॉम्ब जो है वो प्लूटोनियम के थे और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डेडली इफेक्ट क्रिएट किया था। बॉम्ब से जितने लोग नहीं मरे थे ना, उसके बाद रेडिएशन से उतने सारे लोग मर गए थे। बहुत टाइम तक जापान में इसी टाइप के क्रोमोसोम्स डैमेज वाले इंसान पैदा होते थे। किसी की आंख नहीं होती थी, किसके कोई स्किन डिफेक्ट्स होते थे, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स देखने मिले थे। So nuclear energy was first used for destructive purpose in 1945 before nuclear power stations were designed. The fundamental physics of the fission chain reaction is in the nuclear weapon is similar to the physics of the control nuclear reactor. जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भी सेम ही प्रोसेस होता है, बट इसमें 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 81 इस तरह से नहीं होता। उसमें 1 on 1 को यहाँ पे बॉम्बार्ड होने दिया जाता है। एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पे जाएगा, वो यूरेनियम 2 हिस्सों में बटेंगे, 2 एटम में कन्वर्ट होंगे लाइटर, एंड 3 जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे 2 से 3, उसमें से सिर्फ एक को ही आगे पास ऑन होने दिया जाएगा, यानी 1 to 1 ही जाके ट्रांसमिशन होता है। बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली। यानी जो पहला यूज हुआ था वो तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के हिसाब से अमेरिका ने यूज कर लिया, और अब बहुत सारी कंट्रीज इसका कंस्ट्रक्टिव यूज, कंस्ट्रक्टिव यानी कि अच्छे काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। द सेकेंड प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने फ्यूजन देखा, फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटता था और 2 छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियस बनते थे। इसमें उल्टा है, इसमें 2 लाइटर न्यूक्लियस जुड़ेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो क्या प्रोसेस है, लेट्स सी। करंटली ऑल द कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। सभी के सभी फ्यूजन पे ही बेस करते हैं। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय सेफर प्रोसेस। इसमें किसी तरह का कोई चेन रिएक्शन जैसा नहीं होता, कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है बच्चों, तो लेट्स सी। फ्यूजन मीन्स जॉइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक हैवियर न्यूक्लियाई, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम। बच्चों लास्ट ईयर तुम लोग ने 9th में देखा ही होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 एंड ट्रिटियम H3, यानी कि 1, 2 और 3 उसका एटॉमिक मास है। यहाँ पे जो 2 आइसोटोप्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो ड्यूटेरियम का देख रहे हैं, 2H 2H। जब 2 लाइटर हाइड्रोजन जुड़ते हैं, हीलियम प्लस एक न्यूट्रॉन एडिशनल रिलीज हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, द मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का जो मास बन रहा है, इज लिटल लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियर। यू कैन सी ये 2 + 2 4 है इसका एटॉमिक मास, जबकि हीलियम का यहाँ पे मास क्या आ रहा है, 3, और एक न्यूट्रॉन तो अलग से निकल रहा है यहाँ पे, तो इसका हीलियम का मास 3 है। तो जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ जो
एटॉमिक मास है, रिएक्टेंट साइड के वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, तो अगेन द मास डिफेक्ट इज क्रिएटेड. So according to the Einstein equation, E equal to delta mc square, here also a tremendous amount of energy is released. Such nuclear fusion reaction are source of energy in sun. sun की जो रोशनी है ना बच्चों, ये sun जो इतना तपा हुआ है, तो because of this reaction only and other stars also, sun के अंदर भी बहुत सारा हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन कंटिन्यूसली कंबाइन होता रहता है और हीलियम बनता रहता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा क्रिएट हुआ. लास्ट टाइम देखा होगा 9th में, प्लाज्मा क्रिएट होता है. ये प्लाज्मा जो है हीट एंड लाइट दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है. अब आप सोच सकते हो कि सन में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रही है. सन की हीट हम यहाँ अर्थ तक महसूस करते हैं और सोच सकते हो कि अगर ये कमर्शियल स्केल पे यूज किया जाए इस हीट एनर्जी को, तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. बट इतना सारा हाइड्रोजन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियस टू फ्यूज. बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, ऐसे ही उसको ज्वाइन नहीं कर सकते. क्या फोर्स लगता है? द कंडीशन नीडेड फॉर द प्रोसेस आर एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर मिलियन डिग्री में चाहिए. ऐसे 2-4 डिग्री या 50-100 डिग्री पे जोड़ नहीं जाते हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन. मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर चाहिए एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर चाहिए. तो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल प्रेशर चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कंबाइन होता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है. तो नेचुरली ऑब्टेन करना तो इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. इसको किसी टेक्निक से यूज कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेडली थिंग, hydrogen bomb. The hydrogen bomb is based on thermonuclear fusion reaction. Thermonuclear fusion reaction. इसमें न्यूक्लियर फिजन एज वेल एज न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही होता है. कैसे? तो लेट्स सी. The nuclear bomb based on the fission of the uranium or plutonium is placed at the core. core यानी सेंटर में of the hydrogen bomb. हाइड्रोजन बॉम्ब के सेंटर में यूरेनियम या तो प्लूटोनियम का न्यूक्लियर बॉम्ब रखा जाता है, यानी कि अटैच किया जाता है. This nuclear bomb is embedded in the substance which contains deuterium and lithium. ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उनके आजू बाजू में क्या होता है बच्चों? तो आजू बाजू में ड्यूटेरियम होता है और लिथियम होता है. ड्यूटेरियम हमने अभी देखा जो हाइड्रोजन है वो है. When the nuclear bomb that is based on fission is detonated, जब उसको ब्लास्ट किया जाएगा, किस तरह से? तो न्यूट्रॉन को इंक्लूड करके. तो जो सेंटर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से ट्रिमेंडस हीट जनरेट होगी और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी ना कि मिलियंस ऑफ डिग्रीज में टेम्परेचर जाएगा. द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज रेज टू 10⁷ केल्विन इन फ्यू माइक्रोसेकंड्स. The high temperature generates sufficient energy for the light nucleus to fuse and a devastating amount of energy is released. ये हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों ही तरह से काम आता है. काम इन द सेंस के डिस्ट्रक्टिव पर्पज में. पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा जिसकी वजह से बहुत सारी हीट और प्रेशर क्रिएट होगा. फिर जो हमने ड्यूटेरियम और लिथियम रखा था वो कंबाइन होना शुरू हो जाएगा अंदर, और वो कंबाइन होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगा. ऑलरेडी पहले हीट जनरेट हुई है यूरेनियम की वजह से, और बाकी जो हीट जनरेट हुई वो यूरेनियम और थोरियम की वजह से. ड्यूटेरियम और लिथियम कंबाइन होकर प्रोड्यूस करेंगे हीलियम जैसे एलिमेंट, जिसमें भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी. तो यू कैन इमेजिन कि हाइड्रोजन बॉम्ब जिस तरह से फटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की खुद की कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टाइप का जो बॉम्ब अगर फटेगा तो कितनी ज़्यादा तबाही होगी. तो हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है, डिस्ट्रक्टिव एटम है. सो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, एनवायरमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है? डेफिनेटली हियर वी हैव स्टडी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शन. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some or the other way. In any given situation, the source we would choose depends on the factors such as ease of extracting energy from one source, from that source, and economics of extracting energy. क्या वो source हमको viable है, क्या commercially important है, क्या सस्ता पड़ता है. The efficiency of technology available, कि किस efficiency से अपने source को use कर रहे हैं, and environment damage that will cause their use by using that source. Though we talk of the clean fuels like CNG जो smoke ज़्यादा produce नहीं करते, it would be more exact to say that the particular source is cleaner than the other.
सीएनजी एकदम स्मोकलेस नहीं है, बट किसी और के कंपेयर में अगर कैरोसिन या डीजल की बात करें उसके कंपेयर में क्लीनर फ्यूल है. We have already seen that the burning of fossil fuel causes air pollution. In the same case, the actual operation of the device like solar cell may be pollution free, but the assembly of the device would be caused by the environmental damage. Research continue in this area to produce longer lasting device that will cause less damage throughout their life. तो एवरी सोर्स, जो भी हम सोर्स देखें, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसका यूज ज़्यादा है बट उसका एनवायरमेंट के ऊपर डैमेज ज़्यादा होता है. अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें जैसे सोलर है, टाइडल है, तो उसका यूज़ काफ़ी अच्छे से हो सकता है, बट जो यूजेस पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम से कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है जिसकी वजह से ये सारे सोर्सेज को अपने अच्छे से यूज़ कर पाएँ. हाउ लॉन्ग विल द एनर्जी सोर्स लास्ट अस, कितने टाइम तक ये एनर्जी सोर्स हम तक रहेंगे. We saw that we cannot depend on fossil fuel, ये तो खत्म हो जाएंगे. Such sources that will deplete some days are exhaustible source or the non-renewable sources of energy. On the other hand, if we manage biomass by replacing tree we cut down for firewood, we can assure that constant supply of energy at particular rate. कि बायोमास हमको कंटिन्यूसली मिल सकता है अगर हम फॉरेस्ट कवर को किसी तरह से मेंटेन रखें. Such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy. Renewable energy sources available in our natural environment in the form of continuing or repetitive current of the energy or is stored in the large underground reservoir, that the rate of depletion of the reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible. कि बहुत ही कम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दैट वाज द चैप्टर. ये पूरा एक्टिविटीज जितने भी ये सब डिबेट लाइक एक्टिविटीज है एक बार आप लोग पढ़ लेना और इसी क्वेश्चन आंसर में भेजूंगा तो आप देख लेना. कुछ एमसीक्यूज है देख लेते हैं. The solar water heater cannot be used to get hot water in cloudy days. Which of the following is not an example of biomass energy source? Biomass क्या नहीं है तो nuclear energy. Most of the sources of energy we represent stored solar energy किसी न किसी तरह की. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? sun में से कौन obtain नहीं होता. तो जियोथर्मल हमने देखा कि अर्थ के हीट होने की वजह से होता है, डेफिनेटली सन इसमें है. विंड एनर्जी सन की वजह से ही है. बायोमास, एवरी लिविंग प्लांट एंड एनिमल इज यूटिलाइज फ्रॉम द सन एनर्जी. बट न्यूक्लियर एनर्जी इंडिविजुअल है, न्यूक्लियर एनर्जी सन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. तो दैट वाज द एमसीक्यू बेस्ड. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. इजी है बट इसको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा. तो दैट वाज द चैप्टर नंबर 14 पार्ट 5. मैं कुछ एक्सटर्नल वीडियोस भी रखूंगा बायोगैस प्लांट के, न्यूक्लियर प्लांट का, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आए 3D डायग्राम में. ओके, थैंक यू वेरी मच.